मेरी आवाज क्लियर हो रही है? आवाज सबको सुनाई दे रही है? ये मैम। यस मैम। ओके, तो जैसा कि आप लोग को शेड्यूल भेजा गया था, आज आप लोग को स्टार्ट करना है कंपनी लॉ। ठीक है, इससे पहले सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए और माइक बंद कर दीजिए। अपने आप को म्यूट करिए और सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। ऑन करिए, अभी भी 3-4 लोगों की ऑन नहीं हुई है। शिवम, अभिमन्यु, निहारिका, वीडियो ऑन करिए। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको, स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कंपनी लॉ। ठीक है, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि हमने सेकेंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ पढ़ी थी। किसी को ऐसा लग रहा है कि उससे मिलता जुलता कुछ होगा? क्या पढ़ने वाले हैं हम कंपनी लॉ के अंदर? मतलब कि जो पूरा सब्जेक्ट है आपका कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? मेन टॉपिक क्या होगा इसका? किसी को कोई आइडिया? कंपनी के लॉ एंड रेगुलेशंस, कैसे कंपनी बनी है और कैसे उसके प्रमोटर्स प्रोस्पेक्टस बनाते हैं और सारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए। अच्छा, और कोई गेस करिए, अभी आइडिया लगाइए कि हम इसके अंदर और क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, ये है आपका पूरा सब्जेक्ट का नाम। सबने अपने कैमरे बंद कर दिए फिर से? ठीक है, अब देखो, आपने जो सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था वो था आपका बिजनेस लॉ। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? बिजनेस लॉ, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम बिजनेस को रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरह से अदर एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा सकता है, कि कौन से आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्रीमेंट क्या होगा, कब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल सकते हैं, कब किस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड बोल सकते हैं। ये सारी चीज हमने बिजनेस लॉ में आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। अब जो आपका टॉपिक है वो है कंपनी लॉ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कंपनी क्या होती है, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होती है किसी कंपनी की। ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का, तो आपको पता होगा कि हर कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, जिस तरह से आपको अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब कि सीए की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से कंपनी में हर चीज लीगली सही तरीके से चलती रहे, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी अगर करनी हो या लीगल ऑब्लिगेशंस आपकी कंपनी के ऊपर लगाए जाए, उस टाइम पे क्या करा जाता है, आपका कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, जो लीगल गाइडेंस हमारी कंपनी को दे सकता है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि ऑडिटर्स कौन होते हैं, ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे किसी अकाउंट की या कंपनी की ऑडिटिंग की जाती है। ये सारा टॉपिक आपका कंपनी लॉ के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये आईफोन 11 प्रो कौन जुड़ा हुआ है? माइक भी ऑन नहीं है, इसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले देखो, ये जितने भी आपको पीडीएफ में भी आपको शेयर कर रही हूँ, ये क्वेश्चन वाइज है।
ठीक है। क्वेश्चन वाइज का मतलब है कि पूरा चैप्टर आपको इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ करते थे रिटन पेपर में, उसके हिसाब से पूरा पैटर्न डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कंपनी क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि कंपनी क्या होती है। कोई बता सकता है मीनिंग ऑफ अ कंपनी? कंपनी किसे कहते हैं? एक लीगल एंटिटी जो कि एक बिजनेस को रन कर रही है। अच्छा, कोई और? मैम ग्रुप ऑफ पर्सन मैम, जो मतलब एक ग्रुप को जोड़ के और एक कंपनी बनती है। अच्छा, ठीक है। और कोई और जो बताना चाहे कंपनी क्या होती है? पता सबको होगा कंपनी के बारे में, और हो सकता है आप में से काफी लोग बीकॉम के बाद कंपनी भी ज्वाइन करेंगे। मीनिंग मैम ऑफ बिजनेस कंपनी? ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कंपनी, जहाँ तक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कंपनी? फिर से रिपीट करना, क्या बोला आपने? मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप ऑफ फर्म्स को मिला के कंपनी बनती है, अच्छा, जहाँ तक। ठीक है। कंपनी देखो बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि काफी लोगों का ग्रुप होता है जो कि सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। कंपनी क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पर्संस जो कि क्या करते हैं, मत चलाओ मार कर, दिखता है यहाँ पे कौन हाईलाइट कर रहा है। ठीक है। कंपनी क्या करती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सभी लोग क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, किसी एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क को परफॉर्म किया जाता है। अगर हम वर्ड्स की बात करें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें बोला गया है द टर्म कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्संस की जो कि क्रिएट करती है, बनाई जाती है, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड फॉर सर्टेन कॉमन पर्संस अंडर द प्रेजेंट प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी लॉ। ठीक है। मैम आपकी वॉइस अटक रही है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके। मैम नेटवर्क इशू। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है? नेटवर्क मैम, नेटवर्क इशू है। वॉइस चली गई। अभी आ रही है वॉइस? ओके, अभी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि यहाँ तो नेटवर्क क्लियर है, पूरा आ रहा है। हेलो मैम, काफी फंस रही है। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम म्यूजिक बज रही, म्यूजिक। आवाज आ रही है? म्यूजिक कहाँ से बजने लगेगा यहाँ पे? अब क्लियर है? क्योंकि आवाज यहाँ पे प्रॉपर आ रही है और रिकॉर्डिंग में भी सुनाई दे रही है आवाज प्रॉपर। अब आई मैम। ओके, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल। कोई बात नहीं। अगर जहाँ जिस जी टॉपिक पे मैम, अब आवाज ना आ रही आए, है मैम। क्लियर ना हो, जी मैम। वहाँ यूट्यूब पे जाके देख लेना, जी मैम। वहाँ पे क्लियर आवाज रिकॉर्ड होके पड़ेगी। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 45 मिनट्स तो की मीटिंग। क्लास है, अगर हमारा अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्लास अपने आप ही डिसमिस हो जाएगी। ओके मैम। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे आपका मीनिंग ऑफ अ कंपनी, जिसमें आपका लिखा गया जी है मैम। कि कंपनी एक ऐसा टर्म है, एक इस तरह का वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि लोगों के द्वारा बनाया जाता है। उसी के साथ आगे लिखा था कि रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, कंपनी क्या होती है आपकी? रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड कंपनी हो। अंदर आती है। साथ ही साथ इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कोई इस लाइन को समझा सकता है? व्हाई कंपनी इज Yes, कॉल्ड ma'am. एन आर्टिफिशियल पर्सन?
यस मैम। मैम उसका कोई क्योंकि एग्जिस्टेंस नहीं होता है रियलिटी में। ओके मैम वो इसलिए लीगली एक पर्सन है क्योंकि उसको सीओ भी किया जा सकता है, उसके ऊपर केस भी हो सकता है अगेंस्ट। मतलब वो लीगली एक पर्सन क्रिएटेड है जो कि अगर कल को कोई कंपनी गलती करती है तो उसके शेयर होल्डर्स और ओनर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, उस कंपनी का मतलब उस कंपनी के ऊपर केस होगा, तो उसके बोर्ड और डायरेक्टर्स और उन सब के ऊपर केस होगा, ना कि शेयर होल्डर्स के ऊपर। वो खुद की ठीक है। एक सेपरेट एंटिटी होती है उसकी। हाँ ठीक है, करेक्ट है एकदम। ठीक है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब कि जीता जागता वो इंसान नहीं है, उसके कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो डिसीजन लेने में कैपेबल होती है। उसकी खुद की एक कॉमन सिग्नेचर होता है जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस अलग है, मतलब कंपनी अलग है, और उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आयुष ने बताया, ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी इसकी होती है। इसके मेंबर्स की एक परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी का अपना खुद का सिग्नेचर होता है। आपने देखा होगा काफी ऑर्गेनाइजेशन पहले अपना स्टैंप लगाती हैं, फिर वहां का जो ओनर होता है या जो हेड होता है वो अपना साइन करता है। ठीक है, तो जो जी मैम। साइन हुआ है वो मेंबर का है, और जो स्टैंप लगाई गई है वो किसकी है, कंपनी की है। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका जी मैम। डेफिनेशंस। ठीक है, कंपनी की जो डेफिनेशंस हैं वो आपकी 3 हेड में बांटी गई हैं। ठीक है, पहला हेड आता है डेफिनेशन गिवन अंडर लॉ। कंपनीज एक्ट के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है जो कि 1956 में दी गई थी। कंपनीज एक्ट 1956 जब बनाया गया था, अभी तो 2013 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसका आपका सेक्शन होगा आई थिंक सेक्शन 3 सबसेक्शन ए के अंदर ये पूरी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन आता है, ये आपके काफी सारे प्रोफेसर्स के द्वारा या काफी सारे जो राइटर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट वगैरह हुआ करते थे, उनके द्वारा कुछ डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है। और थर्ड कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन दी जाती है वो जजेस के द्वारा दी जाती है। बल्कि कंपनी लॉ या कंपनी से रिलेटेड जो भी केस स्टडी होती है या जो केसेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाते हैं, उस टाइम जजेस के द्वारा भी कंपनी की डेफिनेशन प्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी कितने टाइप ऑफ होती है, तो ये 3 तरह की होती है। पहली जो अंडर लॉ आती है, लॉ के अंडर दी गई है। दूसरी जो प्रोफेसर्स एंड राइटर्स के द्वारा दिया गया है। और तीसरी जो जजेस के द्वारा दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको डेफिनेशन दी गई है, हम उसकी बात सबसे पहले करते हैं। स्क्रीन पे सबको शो हो रहा है, सबको क्लियरिटी है स्क्रीन पे? जी मैम। जी मैम। ओके, सबसे तो पहले आती है आपकी कंपनीज लॉ की डेफिनेशन। तो उसमें बोला गया है अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और अंडर कंपनी एक्ट 1956 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ये डेफिनेशन आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, मतलब कि सेक्शन 3 के अंदर आपकी प्रॉपर डेफिनेशन कंपनी की दी गई है। इसमें बोलता है एन एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द फॉर्मल कंपनीज एक्ट। सिंपल डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट कहता है कि मैम इनकी जो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम बस नहीं क्लियर। ओके, अभी क्लियर आ रही है? जी मैम। ठीक है, अब आ रही। कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें साफ ये बात बोला गया है कि जो भी कंपनी कंपनी एक्ट की गाइडेंस, कंपनी एक्ट के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग में आती है, मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जिसने सारे रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर लिए हैं कंपनीज एक्ट के, वो कंपनी बन जाती है। सिंपल लैंग्वेज में इतनी ही बात की गई है, और ये कॉन्सेप्ट आपका सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में बताया गया है कि एग्जिस्टिंग कंपनी कौन होती है? कोई भी कंपनी, अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड, कंपनी या तो बनाई गई हो या फिर रजिस्टर्ड की गई हो। किसके अंदर? फॉर्मर कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? आपके कंपनीज एक्ट के द्वारा दी गई है, जो कि पार्ट 1 था।
दूसरे पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे जो मैम definition वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही है? जी मैम। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डेफिनेशन बाय फेमस राइटर्स। काफी सारे राइटर्स के द्वारा भी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको यहाँ पे राइटर के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन ओवरऑल समरी निकल के आती है डेफिनेशन की, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हैं आपके प्रोफेसर हैनी, ठीक है, इनके द्वारा डेफिनेशन दी गई है। वो कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सिंपल बनाई गई। लैंग्वेज में यहीं पे खत्म हो जाती है डेफिनेशन। उसके बाद कहता है हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, एक फेमस राइटर है, उनके द्वारा कहा गया, प्रोफेसर के द्वारा कहा गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि कानून के द्वारा या लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है। साथ ही साथ उस कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है और उसकी एक परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होती है। ये डेफिनेशन आपको फेमस राइटर्स के द्वारा मतलब कि पार्ट बी में बताई गई। नेक्स्ट आती है थर्ड डेफिनेशन, जो कि जजेस के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल, ठीक है, जस्टिस के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा जो मार्शल हेड्स थे उनके द्वारा डेफिनेशन दी गई। वॉइस नहीं है ठीक है, जिस पॉइंट पे मैम, वॉइस वॉइस क्लियर ना आए एक बार वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, शाम तक अपलोड हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो हो रही है उसमें आवाज एकदम क्लियर जा रही है। ठीक है, एक बार अभी यहाँ पे क्लास अटेंड कर लो, कोई डाउट होंगे वो क्लियर होते जाएंगे लाइव सेशन में, और दूसरा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगी उस पे जाके अपने डाउट और ज्यादा क्लियर कर सकते हो, जैसे कि जो टॉपिक सुनाई ना दिया हो। ठीक है, जी मैम। ओके। नेक्स्ट है आपका जो जजेस के द्वारा डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद कहते हैं हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब कि जो डेफिनेशन फेमस राइटर्स के द्वारा दी गई थी, सेम टू सेम डेफिनेशन जजेस के द्वारा भी प्रोवाइड की गई है। मतलब कि अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, मतलब कि रिजल्ट देखें कि इन तीनों डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है, ओवरऑल मीनिंग क्या पता चलता है एटलीस्ट कंपनी का, तो कंपनी का मतलब यहाँ पे निकल के आता है अ कंपनी में बी डिफाइंड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। पहली चीज जो हमें पता चलती है डेफिनेशन से कि कंपनी एक एसोसिएशन है लोगों का, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप है जिसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है विच इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इन आई ऑफ लॉ। मतलब कि कानून की नजर में वो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। मतलब कि एक नॉर्मल, जैसे हम लोग एक नॉर्मल इंसान, इसके हाथ पैर आंख नाक मुंह सब कुछ है, कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो आर्टिफिशियल कहलाती है। लेकिन उसके बाद भी उसकी एक एग्जिस्टेंस होती है, उसके डिसीजन को फॉलो किया जाता है। उसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट में हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। ठीक है, उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है। कंपनी वही करती है जो वो करना चाहती है, ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस पर कुछ कर सकते हैं, ना तो शेयर होल्डर उसके बिहाफ पे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद कहता है विद अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल, कंप्राइजेस ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड कैरी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये सारे अगर एक तरह से देखो तो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस पॉइंट से, इस डेफिनेशन से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन। कई जगह पे इसे कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है। सब लोगों ने लाइन से अपने कैमरे बंद कर लिए, सिर्फ एक ही कैमरा चल रहा है अभी। ऑन कर लो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अभी देखो जो पॉइंट अभी हमने डेफिनेशंस में कवर किए थे, वो सारे पॉइंट्स अब आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी में दोबारा से रिपीट होंगे। ठीक है, हम ऊपर ऊपर से पढ़ते चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसके बारे में जाके अंदर डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ या समझ नहीं आया, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी में वॉलंटरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके मैम। ठीक है, वॉलंटरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इसमें बोला गया है, जो डिटेल इसके अंदर दी गई है वो ये कहती है कि कंपनी एक तरह की एसोसिएशन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, लॉ के द्वारा बनाई गई है और लॉ की नजर में इसकी एक खुद की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट बोलता है, मतलब कि वॉलंटरी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, कानूनी नजर में से मान्यता वगैरह लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किया गया। सेकंड कहता है नंबर ऑफ मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स, मतलब कि एक कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोलता है कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब कि कोई रजिस्टर्ड कंपनी अगर है तो मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। मैम केस ऑफ, बोलिए। कुछ पूछ रहे, पॉइंट नहीं दिख रहा है पॉइंट नहीं दिख रहा है। मैम। मैम हाँ हाँ बोलो मैम बोलो बोलो, आवाज आ रही है हमारे पास। मैम मैम जो पॉइंट अभी आ रहे थे वो अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहे, नहीं शो हो रहा है। क्या सबको स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है? मैम जो भी आ रहा था पॉइंट्स वो अब नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, जी क्या मैम। और भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? मैम वही पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, पॉइंट्स मैं नहीं वो दिख रहे बता थे रहा आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स। स्क्रीन शेयर हो रही है वो नहीं हो रही उनके में, अच्छा, आप लोग के में हो रही है कि नहीं? हम लोग के में हो रही है लेकिन। तो अब ठीक है, फिर अब उधर होने नेटवर्क इशू अब आएगा। होने लगी मैम, अब आ गई। हाँ, तो वो नेटवर्क इशू हो रहा होगा शायद तुम्हारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आपके नंबर ऑफ मेंबर्स की। ओके, बात कर रहे थे नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स की। तो यहाँ पे बोला गया है आपका कि अगर आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है तो उसमें मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए आपके? 7 पर्सन होना चाहिए इन अ केस ऑफ पब्लिक कंपनी। उसके बाद आपसे कहता है कि मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात करें कि मिनिमम, देखो मिनिमम पब्लिक कंपनी है तो 7, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स कम से कम तो होने ही चाहिए। मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम में कंडीशन कहता है कि इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम 50 होने चाहिए, बट फॉर द पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से 50 लोग ही हो सकते हैं मेंबर्स, लेकिन अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैम प्राइवेट में 50 होते हैं, पब्लिक में नो लिमिट, कोई लिमिट कोई नहीं लिमिट होती। नहीं है। 100 200 300 400 कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। थर्ड पॉइंट आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। इसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता, वो एक नहीं आर्टिफिशियल होता, बॉडी। आर्टिफिशियल। ठीक है, जी पॉइंट मैम। नंबर 4 कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कि कंपनी अलग होती है, कंपनी अलग होती है और उसके जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ओनर हैं, उनकी एंटिटी अलग होती है। अलग होती है। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट्स जी यहाँ पे थे। जी मैम। इसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है आपका परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, ये पॉइंट भी हमने बात यहाँ पे कर ली थी कि अगर कंपनी चाहे तो बनती है या कंपनी बंद होती है या मेंबर की रिटायरमेंट हो जाती है, किसी कोई ओनर की डेथ हो जाती है, इसका कोई भी फर्क कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता है। तो ये परपेचुअल जी सक्सेशन। मैम। पॉइंट नंबर 6 कॉमन सील, इसकी बात भी हम कर चुके हैं, उसका खुद का एक डॉक्यूमेंट होता है, खुद का सिग्नेचर होता है कंपनी का, तो कॉमन सील के अंडर आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 कहता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कहती है कि कंपनी की एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने शेयर्स, वॉइस ब्रेक
जितने शेयर्स जितने भी उसकी कैपिटल लगी होगी कंपनी में उतनी ही उसकी लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 7 में कवर किया गया। मैम एक बार लिमिटेड लायबिलिटी बता। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे बताया गया है आपका कि कंपनी की, जैसे तुम्हें पता होगा कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कि अगर कोई लॉस हो गया तो पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, ताकि वो उस लॉस को कवर अप कर सके। ठीक है, वो अनलिमिटेड मैम। लायबिलिटी होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होती है, मतलब कि उसके पास जितने शेयर होंगे या जितनी उसकी शेयर कैपिटल या लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की होगी, सिर्फ उतना ही पेमेंट एक कंपनी कर सकती है। मतलब कि उसके जितने शेयर्स हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं, जितने शेयर होल्डर्स हैं, उसी के बेसिस पे ही वो करेगी। ठीक है, इसलिए वो लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 8, जो कि बताता है आपको शेयर कैपिटल के बारे में। पॉइंट नंबर 8, शेयर कैपिटल। इसमें बोला गया है कि जब भी कंपनी बनती है, मतलब कि जब भी कंपनी को हम क्रिएट करते हैं, तो हम एक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस बनाते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ा था मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसमें हमने देखा था कि कभी जब भी किसी कंपनी को क्रिएट किया जाता है तो पहले से हम ये बता देते हैं, ये मेंशन कर देते हैं कि आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन कर दी जाती है। यहाँ तक कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 आपसे क्या कहता है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उस टाइम पे जो कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी 5 लाख तक। ठीक है, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो कितनी होगी, आपकी 5 लाख होगी। 5 लाख। वहीं पे अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी, आपकी 1 लाख। प्राइवेट कंपनी में 1 लाख। हाँ, प्राइवेट कंपनी है तो 1 लाख, पब्लिक है तो 5 पब्लिक लाख, है। प्राइवेट है तो 1 लाख। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर कोई कंपनी किसी प्रमोशनल एक्टिविटी में इंक्लूड है। ठीक है, कंपनी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी में इंक्लूड होने का मतलब है कि वो ट्रेडिंग बिजनेस करती है। दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, ठीक है, और एक बिजनेस होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला। ठीक है, तो अभी हमने डाटा पढ़ा वो किसके लिए था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। अगर कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो प्रमोशनल एक्टिविटी में है, मतलब कि ट्रेडिंग करती है, ठीक है, आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है, आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वो वर्क परफॉर्म करती है, तो उसके लिए कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का प्रोविजन नहीं दिया गया। ठीक है, कुछ कंपनी, छोटी कंपनी ऐसी होती है जिनके लिए 50,000 रुपए से ही ओपनिंग कर दी जाए तो उनका काम चल जाता है। तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके लिए मिनिमम 10 लाख रुपीज तो रिक्वायर्ड होते ही हैं एज पर द टेक्नोलॉजी। तो ये बात इसके अंदर की गई है कि कोई कंपनी अगर कॉमर्स का ट्रेड करती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है, आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड है, किसी रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसके लिए किसी भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का प्रोविजन नहीं रखा गया है। क्लियर हुआ? ये आपका शेयर कैपिटल। मैम एक बार और बता दीजिए। ठीक है, शेयर कैपिटल में सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट कहती है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 5 लाख की उसकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम, एक मिनट होल्ड करो जी, बताइए। हाँ, ठीक है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के बाद आगे कहता है इन केस अगर कोई कंपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है। प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है कोई ट्रेडिंग बिजनेस आप करते हो, ठीक है, किसी आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड हो, कोई कला का काम होता है जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते हो, या साइंस से रिलेटेड आप किसी टेक्नोलॉजी वगैरह का काम करते हो, तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने बताया कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत है, तो इसके लिए हम कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं रखते।
इसके बाद पॉइंट नंबर 9 आता है आपका, जिसमें आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि एक शेयर दूसरे शेयर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि इक्विटी शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट कैसा है, मतलब मेंबर्स क्या चाहते हैं, आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि आप अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करें। ओपन मार्केट का मतलब है खुलेआम सब पूरी पब्लिक को दे दिया है। जो पब्लिक उसको खरीदना चाहती है वो उसे खरीदेगी, जो उसे खरीदना नहीं चाहती है वो चाहते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उनको सेल करें अपने शेयर्स। तो ये किसके अंदर आता है, आपका ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर आता है, और इसका प्रोविजन सेक्शन 82 के अंदर बताया है। ठीक है, चाहो तो सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में सेंड कर दूंगी ताकि नोट्स बना सको। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ओनरशिप अलग होती है मतलब मालिक अलग होता है एंड मैनेजर्स अलग होते हैं, दोनों में सेपरेशन है। ऐसा नहीं कि कोई अगर मैनेजमेंट का काम करता है तो कंपनी का ओनर बन जाएगा, या जो ओनर है वो पूरा मैनेजमेंट देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों में फर्क होता है, दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 पॉइंट कहता है अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी भले ही इंडिया की होगी लेकिन उसको किसी भी तरह की सिटीजनशिप नहीं दी जाती। हम यहाँ बार बार बोल रहे थे कि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून की नजर में वो एक इंसान है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाती। हम ये नहीं कह सकते कि वो इंडियन है या एनआरआई है, ऐसा हम कुछ भी इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि